नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूनियन बजट जो दोस्तों हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस किया गया है पार्लियामेंट में आज 1 फरवरी 2023 को। उसके बारे में हम पूरी डिटेल चर्चा यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उससे भी ज्यादा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपका राइट बनता है कि आप जो बजट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है उसे जाने समझे, क्या क्या चेंजेस हुई और क्या वो आपके फेवर में है या नहीं। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन यहाँ पर रहने वाला है। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी, और यहाँ पर पूरी बात हम करेंगे बिल्कुल उस फॉर्मेट में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सी सेगमेंट पर आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए दोस्तों होने वाला है। साथ ही साथ जो भी नया जुड़ा है उससे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो आपके सभी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, या ऐसे एस्पिरेंट्स हैं आपके आसपास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं यूनियन बजट की, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो अनाउंस किया गया है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना चाहिए आगे बढ़ने से पहले कि क्या हुआ है, वो तो हम बात करेंगे ही उसके बारे में। लेकिन एक्चुअल में जो बजट होता है, ठीक है, एक्चुअल में जो बजट होता है ये आता कहाँ से है, कहाँ पे लिखा गया है हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये सारी बात, कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट जो मैंने हमेशा आप लोगों को मेरे सेशंस में बनवाए उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आर्टिकल 266, ठीक है, आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो इंडिया का हमारा कंसोलिडेटेड, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड है, ठीक है, उसे आप बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल की यूज नहीं कर सकते। मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए कि एक तिजोरी है, उसमें पैसा पड़ा है, ठीक है, जिस तरीके से उस तिजोरी को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं पार्लियामेंट के बिना परमिशन के, उसी तरीके से दोस्तों जो तिजोरी है पैसों की वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि लिखा गया आर्टिकल 266 में कि आप बिना पार्लियामेंट की परमिशन से, पार्लियामेंट्री अप्रूवल से उस फंड को यूज नहीं कर सकते। इसलिए जो बजट होता है दोस्तों वो पार्लियामेंट में पहले क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पर आपको बता दी। दूसरी बड़ी बात ये होती है, मैम ये जो बजट वर्ड आप यूज कर रहे हैं, क्या ये बजट वर्ड एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड ही लिखाया देता है? देखो, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें बजट बोलकर कोई वर्ड नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दूं। तो हम अपनी ईज ऑफ लैंग्वेज के लिए यूज कर लेते हैं, हमारी अपनी खुद की सहूलियत के लिए हम बोल देते हैं कि भैया बजट है। बजट नहीं होता है। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज किया गया होता है वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है जो आपको इस वीडियो के दौरान मेरे साथ साथ बनाने हैं, ताकि आपका एक ऐसा नोट्स प्रिपेयर हो जाए जो आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लें, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये बजट बनाता कौन है, या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाता कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो देखिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो इकोनॉमिक अफेयर्स आता है वो क्या करता है, प्लान करता है किसको, आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट को। ठीक है, तो नोडल बॉडी है ये बात आपको समझनी है। लेकिन ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक है, तो ये एक, और इसके आगे एक बुलेट पॉइंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ 4 से 5 चीजें हमने यहाँ पर जानी। ठीक है, कुछ 4 से 5 चीजें हमने यहाँ पर जानी जो आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट
होता है। उससे ज़्यादा दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 112 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक, ठीक है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल मैटर्स को डील किया जाता है ये लिखा हुआ है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है और आप एड ऑन कर लीजिएगा। अदरवाइज 266 आर्टिकल तो आपको ध्यान रखना ही है, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ 4 से 5 चीजें हैं जो दोस्तों आपको क्या करनी है, इंपॉर्टेंट है, जो कि बजट को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे किसी चीज का बेस बनता है ना दोस्तों, तो ये बेस है। थोड़ा सा लंबा यहाँ पर आज का हमारा सेशन होने वाला है, लेकिन गारंटी है मेरी, सेशन देखने के बाद आपका जो बजट यहाँ पर आज अनाउंस किया गया है ना, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा एग्जाम में, आप उसे पिकअप कर लेंगे, राइट। तो ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि धीरे धीरे करेंगे, हम पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से करेंगे, राइट। आगे बात करते तो मैं बात करूं तो आज तक का लॉन्गेस्ट बजट स्पीच जो था वो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 2020 में दिया गया था, ठीक है। वो करीबन 2.5 पौने 3 घंटे की स्पीच थी। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि सबसे ज्यादा जो स्पीच थी उसमें वर्ड्स किसने बोले, तो वो बोले थे दोस्तों 1991 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा, राइट। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ग्रैब कर सकते हैं, राइट। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर बना देता है तो इस पर भी बना देता है कि निर्मला सीतारमन जी की सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच थी 2020 की, और सबसे ज्यादा वर्ड स्पोकन किए गए थे किसके द्वारा, 1991 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा करीबन 18,650 वर्ड्स उन्होंने बोले थे, वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो इस पर पॉइंट हो जाएगा जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे, क्या आपका बजट में स्पीच थी, क्या क्या चेंजेस किए गए, और यहां से हम श्री गणेश करेंगे हमारे बजट का, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट की स्पीच दी, यूनियन बजट 2023, ठीक है। कौन सा बजट है ये, यूनियन बजट 2023। और उसके टॉप 10 की हाइलाइट्स क्या है, व्हाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2023 इन लोकसभा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन said the Indian economy is on the right track and heading towards a bright future, right। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने की दोस्तों, कि मेन जो पूरा एम है या ऑब्जेक्टिव यहाँ पर निकल कर आया है पूरे बजट का, वो ये है कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी कहती है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और एक डेवलप्ड इंडिया को दर्शाती है आगे आने वाले 100 सालों में। आवर फोकस ऑन रिफॉर्म्स एंड साउंड पॉलिसीज रिजल्टिंग इन जन भागीदारी हेल्प्ड अस इन ट्राइंग टाइम्स एंड राइजिंग ग्लोबल प्रोफाइल इज ड्यू टू सेवरल अकम्पलिशमेंट्स। दोस्तों ये तो सच बात है कि आज जो हमारे इंडिया का स्टेटस है वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में, राइट। अब इसका श्रेय हम किसी एक इंसान को तो नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर न्यूट्रल होकर बात करते हैं, और यहाँ पर ये कहना है किसका, आपका निर्मला सीतारमन जी का। आगे बढ़ते दोस्तों बात करते हैं कि उनका सबसे पहला जो बात थी आज की स्पीच में, उन्होंने क्या करी, तो उन्होंने बताया विजन ऑफ अमृतकाल, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले जो बात करी दोस्तों, वो करी अमृतकाल के बारे में, और अमृतकाल में उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट, ठीक है, अमृतकाल में उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स बनाए हैं, जिसको मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया है। सबसे पहला पिलर है आपका अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। दोस्तों सिटीजन्स में जो यूथ कैटेगरी है, जैसे हमारे जैसे जो यूथ है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पहला फोकस उनका ये था किसमें, आपका अमृतकाल में। दूसरा ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर निकाली जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, ताकि जो यूथ है उसका जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो वेस्ट ना हो, साथ ही साथ यूथ डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। और जब जॉब क्रिएशन होगा तो ऑटोमेटिकली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है दोस्तों, वो भी कहा होगी कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्प्रूव होगी, जो कि एक अच्छी बात रहती है किसके, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, राइट। थर्ड जो बात यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स कनेक्ट्स टू द वर्ल्ड, राइट, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी इज नॉट अ इंडिविजुअल, इट इज लाइक समथिंग विच इज अ होल, पूरी दुनिया को लेकर बात करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी सब कुछ आता है, राइट। तो जब हमारा पूरा ओवरऑल जो स्टेटस है वर्ल्ड में वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो हम ऑटोमेटिकली आगे क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड फोकस अगर मैं बोलूँ तो वो क्या हो जाता है आपका, ग्रोथ और डेवलपमेंट,
ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये 3 विजन थे किसके, आपके अमृतकाल के, ठीक है। धीरे-धीरे समझेंगे और पूरा फोकस कर आप यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों अमृतकाल में ही 7 सप्तऋषि प्रायोरिटीज के बारे में यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने बात की है कि यहाँ पर 7 सप्तऋषि क्या-क्या है वो थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले यूथ पावर जो मैंने आपको बताया, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की बात करी गई है। जो डिमांड और सप्लाई है कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी या फिर उसका जो मैचिंग प्रोसेस है उसको मैच करेंगे, जितनी डिमांड उतना सप्लाई एटलीस्ट मिलना चाहिए ताकि जो इन्फ्लेशन है वो ट्रिगर ना करे, क्योंकि दोस्तों हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज में है और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी आपको पता है कुछ दिनों से जो रेपो रेट है उसको रैपिडली इंक्रीज किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई इंडिया में अभी अगर मैं बात करूं तो, जिसकी वजह से जो लोन्स है वो कम बांटे जाए ऐसा मान्यता थी, जिसकी वजह से रेपो रेट भी क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक पे रहेगा ग्रीन ग्रोथ पर बहुत ज्यादा फोकस किया है निर्मला सीतारमण जी ने, और बहुत अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं सारी चीजें ग्रीन ग्रोथ पर चले तो ज्यादा अच्छा है। चाहे आपके क्रॉप्स हो, चाहे आप व्हीकल्स ले लो, या चाहे आप एनवायरमेंट की बात कर लो, तो ग्रीन ग्रोथ हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे आने वाली वीडियो में इसके ऊपर पूरा डिस्कशन भी हम लेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा अहम पिलर था किसका, आपका अमृतकाल का। दूसरा अनलीशिंग द पोटेंशियल, अनलीशिंग मतलब जो हमारे इंडिया की क्षमता है, जो हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं वो अभी भी पूरी उभर कर नहीं आ पाई है, ठीक है। तो उसे उभर कर आने की चेष्टा करना, उसके लिए वर्क करना कि क्या हमारे अंदर पोटेंशियल है और उससे हम क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो इंडिया जल्दी से जल्दी डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में पहुंच जाएगा। और इन्वेस्ट करना, ठीक है, जो आपकी सेविंग्स हैं उन्हें कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कैपिटल मार्केट में किस तरीके से उसको रोल आउट करें, सर्कुलेशन में आए इकोनॉमी में पैसा, वो सारी चीजें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबको लेकर हम डेवलप करें, और रीचिंग द लास्ट माइल मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारा एम है कि हमें अब इंडिया को क्या बनाना है, डेवलप्ड बनाना है, उसकी तरफ हम फोकस करें, ठीक है। तो ये था दोस्तों सबसे पहला अमृतकाल का जो विजन था, निर्मला सीतारमण जी ने इसके ऊपर पूरी बात करी है बजट में, जिसको मैंने आपको कुछ शब्दों में यहाँ पर बयान किया है, उसकी समरी, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिखाया गया है बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स ऑल, राइट। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो उन्होंने इस साल में या फिर पिछले सालों में क्या किया है, अचीव किया है, उनकी बात यहाँ पर बताई गई है बजट में। जिस तरीके से मैं अगर एक एक कर बात करूं, सबसे पहले हम लेते हैं कि यहाँ पर 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन हुए हैं रूरल हाउसेज में। तो ये एक दोस्तों क्या है, अचीवमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी बात, पीएम किसान जो फंड है उसमें कैश ट्रांसफर किया गया है करीबन 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान। तो ये एक और अचीवमेंट है किसके द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा। साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर 44.6 करोड़ पर्सन को अंडर PMSBY एंड PMJJY, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कीम्स चलाई गई है, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसकी कितनी यहाँ पर सफलताएं हैं वो बात यहाँ पर गवर्नमेंट हमारे को बता रहा है, क्योंकि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स यहाँ पर बताई गई है। जन धन बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं कम से कम। पीएम मोदी जो पीएम जनधन अकाउंट है दोस्तों, नो फ्रिल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, करीबन उसमें 47.1 करोड़ रुपीस यहाँ पर सर्कुलेशन में आया है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन ऑफ 102 करोड़ पर्सन यहाँ पर आपको पता है, जो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट और मुश्किल समय था जब कोरोना 2020 में हमें अफेक्ट किया, हमारी इकोनॉमिक अफेक्ट किया, उस चीज को लेकर यहाँ पर बात की गई। उसके बाद उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन यहाँ पर कम से कम 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन यहाँ पर दिए गए अंडर द स्कीम ऑफ उज्ज्वला। और उसी के साथ साथ दोस्तों 107 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए एसबीएम स्कीम के अंडर, राइट। तो ये कुछ अचीवमेंट्स है जो गवर्नमेंट दोस्तों बोलता है कि उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अचीव किया है, जो कि बहुत अच्छी बात यहाँ पर रहेगी। आगे चलते बात करते कि क्या चीज है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4 ईयर से कम देखने को यहाँ पर आपको मिल रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स डाउनवर्ड पोजीशन में ही है, और जब से पीक पूरा था वो आपका था मार्च 2020 में। कोरोना हिट किया था दोस्तों, जब बहुत लोगों की क्या गई थी, जॉब्स गई थी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। और अब
अब हम कहीं ना कहीं स्थिति को क्या कर पाए, वापस से स्टेबल कर पाए, संभाल पाए, और अब लोग उतने ज्यादा अनएम्प्लॉयड नहीं है अर्बन एरिया की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, और उसी तरीके से आप रियल जीडीपी ग्रोथ भी यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में। वैसे ये सिर्फ ओवरव्यू रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक ईयर से दूसरे ईयर को यहाँ पर क्या करने की बात की गई है, बेसिकली कंपेयर करने की बात की गई है, जो कि जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। वैसे तो इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों यहाँ पर निकाला गया, आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी थी मैंने आप लोगों के साथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेते हुए अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमन जी का ये कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंडिया की वो सही रहेगी इस साल 2023-24 की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम से कम 6 से लेकर 6.8% के ब्रैकेट में आपको देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर पूरा वीडियो भी दोस्तों आपको जल्द ही मिलेगा। और इस बार करंट ईयर कम से कम 6 to 7% एस्टिमेट यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जो मेन फोकस रहेगा वो आप लोगों का ये रहेगा कि जो आने वाले 100 ईयर्स है उसमें हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग से डेवलप हो जाए, और इसको लेकर दोस्तों नींव रख दी गई है। और ये जो बजट है वो उस 100 साल के पाथ का क्या है, ब्लूप्रिंट है, ऐसा कहना है किसका, निर्मला सीतारमन जी का। ठीक है, मतलब ये जो बजट आज उन्होंने अनाउंस किया है, आगे आने वाले 100 साल में वो रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री 100 सालों के अंदर डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और साथ ही साथ अब इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, पहले हमारा जो इंडिया था वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था दोस्तों, और आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर हो गया है। पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो करीबन पर कैपिटा इनकम भी 1.97 लाख रुपीस हो चुका है दोस्तों पर ईयर की अगर मैं बात करूं तो। 10वें से 5वें पोजीशन पर हम पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर आ गए हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर आ गई है, और मैसिव ग्लोबल शोडाउन यहाँ पर देखने को मिला है इंडिया का। ठीक है, और जो सिटीजन्स हैं, हालांकि जो आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर था उसका भी प्रेशर हमारे ऊपर चल रहा था, लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज ये हुई दोस्तों कि G20 जो यहाँ पर आप लोग का प्रेसिडेंसी मीटिंग्स है उसको होस्ट कर रहा है इंडिया। और इंडिया अब इस G20 प्रेसिडेंसी या फिर G20 प्रेसिडेंसी जो होगी, जिसको होस्ट कर रहा है इंडिया, उसमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी अपने लिए लेकर निकलेगा। और जो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो इंडिया का और ज्यादा रोल बढ़ा देगा वर्ल्ड में, ये मानना है किसका, निर्मला सीतारमन जी का। बेसिकली इस G20 मीटिंग को होस्ट करना इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर साबित हो सकता है, इकोनॉमिक ऑर्डर के या इकोनॉमिक टर्म्स की अगर मैं बात करूं, इन स्पाइट ऑफ रशिया और यूक्रेन का जो भी वॉर चल रहा है उसके दबाव के बावजूद भी। ठीक है, तो G20 प्रेसिडेंसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आया है। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ग्रीन ग्रोथ की हम जरूर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। ग्रीन ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्या है, क्यों है, और क्यों इसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है। तो मैंने एक चार्ट यहाँ पर आप लोग को बताया है। बेसिकली जो क्लाइमेट गोल्स है उसको लेकर हम बात करें तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है, तो ताकि जो सस्टेनेबल एक्शन है उसे हम यहाँ पर ले पाए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है, पीएम प्रणाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीएम प्रणाम यहाँ पर एक क्या लॉन्च किया गया है दोस्तों, स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसमें जो ऑल्टरनेटिव्स हैं फर्टिलाइजर्स के, ठीक है, जो भी फर्टिलाइजर्स अभी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, फार्मर्स यूज कर रहे हैं, उनका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढे, उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा दोस्तों, पैसा दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर। क्योंकि फर्टिलाइजर्स की जगह अगर हम कुछ नेचुरल यूज करें तो वो सब इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और आता है 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे गोवर्धन स्कीम में। ठीक है, गोवर्धन स्कीम यहाँ पर ये क्या हो जाती है, तो बेसिकली 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, ठीक है, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल चीजें रहेगी उनसे यहाँ पर बनेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, ये पूरे चारों पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर मार्क करिएगा। मिष्टी दोस्तों, मिष्टी बेसिकली क्या है दोस्तों, आपका मैंग्रोव जो प्लांटेशन है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा मैंग्रोव कल्टीवेशन है, उसका हम एकदम राइट उपयोग कर पाए, ताकि जो भी हमारे वेटलैंड्स भी हैं, आपको पता है जितने भी वेटलैंड्स है उनका भी हम अच्छे से उपाय कर, उससे रिसोर्स को पूरा यूटिलाइज कर पाए। ये एक क्या रहेगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर
एक मैं बोल तो एम यहाँ पर रहेगा मिष्टी। ठीक है, तो मिष्टी जरूर आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज यहाँ पर लॉन्च करने की बात करी है। ठीक है, बायो इनपुट रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपका पैसा दिया जाएगा कम से कम 10,000 इनपुट्स यहाँ पर बनाने के लिए, और यहाँ पर जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज है उसको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद कोस्टल शिपिंग एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, और उसके बाद जो ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हटाया जाएगा, इसके लिए भी फंड एलोकेट होगा। तो ग्रीन ग्रोथ बहुत मेजर दोस्तों फोकस ऑफ पॉइंट रहा है इस बजट का, तो ये आप जरूर यहाँ पर क्या करें, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये मेरा तो ये मानना है कि ग्रीन ग्रोथ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर हम और भी आप लोग के साथ वीडियो शेयर करेंगे, जैसे जैसे आगे चर्चा होगी, जैसे जैसे आगे राज खुलेंगे बजट के ऊपर, क्या इन्होंने और बोला या फिर कुछ अमेंडमेंट्स हुई है कि नहीं, तो उसके ऊपर और हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते बात करते तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी यहाँ पर रखा गया है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं उसके बारे में। वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आउटले फंड आउटले वो करीबन 2200 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, किसमें, आपके क्लीन प्लांट प्रोग्राम में। क्लीन प्लांट प्रोग्राम ये होता है दोस्तों जिसमें जो प्लांट है वो डिजीज फ्री हो। ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स नहीं हो, या फिर वो खुद इतना क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए कि जो हम यूज करें उसकी क्वालिटी खराब ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पेड़ है, उसकी खुद की अपनी जो उपजाऊ क्वालिटी वो ठीक नहीं है, तो वो पेड़ हमारे कोई काम का नहीं होना चाहिए। हम ऐसे पेड़ उगाएं जिनकी क्वालिटी जो है वो एकदम चकाचक हो, जिससे जो प्रोडक्ट्स और आउटकम्स हम ले रहे हैं उससे हमारे हेल्थ बेनिफिट्स पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब बेसिकली हेल्थ बेनिफिट वहां पर रहे, तो उसे हम बोलते हैं डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, और उसके लिए 2200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं इस बजट में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अगर मैं बात करूं मिलेट्स की। ठीक है, मिलेट्स की तो मैंने आपने करंट अफेयर्स के सेशन में आप लोगों को पढ़ाया है कि इंडिया जो है वो बेसिकली यहाँ पर मिलेट्स डे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर ग्लोबल हब पर मनाया गया है। और यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी का ये कहना है कि अगर हम मिलेट्स पर थोड़ा सा फोकस करें तो जो हम भुखमरी है, ठीक है, जो भुखमरी है हमारे पूरे पॉपुलेशन में वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो कि बहुत सही बात भी है। बहुत सारे ऐसे दोस्तों मिलेट्स हैं जो कि हम खाते ही नहीं है, जो कि हम यूज ही नहीं करते। अगर हम उन्हें यूज करना सीख जाएं, उसे हम खाना सीख जाएं, तो हमारी जो हंगर है वो कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल तक कम की जा सकती है। तो उसके लिए सबका साथ सबका विकास यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आई है हमारी गवर्नमेंट, जिसमें बिल्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाएगा, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, क्रॉप्स को किस तरीके से उसका प्रोडक्शन को बूस्ट करना है या नहीं। उसके बाद जो मैंने आप लोग को बताया था मिलेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों श्री अन्न नाम से यहाँ पर मिलेट्स हब भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, सपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, एस्केलेटर फंड यहाँ पर दिए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पर लगी वो ये है दोस्तों कि टारगेटेड फंडिंग यहाँ पर रहेगी। मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि अभी तक कोई भी ऐसी यूनिकॉर्न स्टार्टअप या कंपनी नहीं है जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड हो। ठीक है, हर कंपनी जो यूनिकॉर्न आप देखोगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है, कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि जो हमारे इंडिया में यूनिकॉर्न हो उसमें से कोई ना कोई टेक स्टार्टअप भी आए, और उसके लिए बहुत सारे फंड्स यहाँ पर एलोकेट करने वाली है बजट में, ये कहना है किसका, निर्मला सीतारमन जी का। राइट, तो यहाँ पर कम से कम 1 से 2 यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होता है, जिसका 1 मिलियन डॉलर का वर्थ होता है। ठीक है, वो उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं, अगर मैं आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। तो उसमें से कोई ना कोई एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी भी हो, ये बात कहना है, ये इनका टारगेट है किसका, बजट का। ठीक है, इसके लिए वो और फंड्स यहाँ पर जनरेट करेंगे ताकि जो ग्रोथ है वो फास्ट हो सके एग्रीकल्चर में, क्योंकि ये बात तो सच है ना दोस्तों कि अगर हमारे पास पैसा ज्यादा होगा तो हम खर्चा भी ज्यादा करेंगे, और जो आउटकम आएगा प्रोडक्शन में, जो आउटकम आएगा वो भी ज्यादा होगा। तो एग्रीकल्चर में अगर आउटकम ज्यादा होगा तो वो तो अच्छा ही है ना, कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर मोर फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं ताकि जो स्टार्टअप्स है उनको भी हेल्प की जाएगी जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है। ठीक है, अब देख लो एग्रीकल्चर बेस पर जो स्टार्टअप्स होंगे अब उनके लिए बड़ा यहाँ पर खुशखबरी वाली बात है ये तो,
कि उन्हें फंडिंग्स मिलेगी। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स होंगे ना, उनके लिए क्रेडिट टारगेट यहाँ पर रखा गया है। क्या रखा गया है? क्रेडिट टारगेट। और क्रेडिट टारगेट यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार तुम्हें समझा दूं। तो क्रेडिट टारगेट मतलब होता है कि अगर किसी एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप को क्रेडिट उठाना है, मतलब लोन उठाना है सिंपल भाषा में, तो उनके लिए कोलेट्रल फ्री लोन यहाँ पर रखा गया है। कोलेट्रल फ्री मतलब उनको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। आज अगर मान लीजिए आप 50 लाख रुपए का लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक तो आपसे बोलेगा कि भैया कुछ ना कुछ गिरवी रखाओ, या तो गोल्ड या तो घर या तो कुछ भी एसेट वगैरह रखाओ। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एग्रीकल्चर लोन चाहिए तो कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर बजट के थ्रू डाले गए हैं हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशिंग इंडस्ट्री में, जहां पर कोलेट्रल फ्री यहाँ पर लोन्स दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम भी यहाँ पर लेकर आने की बात है, जिसमें 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को इन्वेस्ट करेगा, और उसमें भी कम से कम 2500 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए कंप्यूटराइज करने में सारी चीजों को। तो ये बहुत बड़ी बात है क्रेडिट लोन की। जो टारगेटिंग फंड है ना, इस पर तो क्वेश्चन आपका बनता ही है दोस्तों। डेफिनेटली ध्यान रख लीजिएगा, 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट यहाँ पर देने की बात है। और कौन कौन से सेक्टर में? हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज में। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सिस्टम को आप समझें, इस मोटिव को आप समझें। ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नेचुरल फार्मिंग की भी अगर मैं बात करूँ ना उसके साथ, तो उसको भी कम से कम नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए जो 10,000 बायो इनपुट की मैंने बात करी है, तो उसके लिए। ठीक है। और बाकी फिशरीज की मैंने आप लोगों के साथ बात करी ली। हेल्थ की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर एक और। तो सबका साथ सबका विकास में हेल्थ भी यहाँ पर आ जाता है। और उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए जाएंगे, और सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। उसी के साथ साथ आईसीएमआर, ठीक है, जो पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च है, उनको एनकरेज किया जाएगा कि आईसीएमआर लैब्स वो यूज करें, ताकि और ज्यादा रिसर्च हो सके और ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल सके। क्योंकि दवाइयाँ क्या है दोस्तों, रिसर्च का ही तो कमाल है। आप जितना रिसर्च करेंगे, आप उतनी उतनी बीमारियों की अच्छी अच्छी दवाइयां बना पाएंगे। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मा टू बी लॉन्च्ड। वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पर जितनी ज्यादा रिसर्च होगी, उतना ज्यादा जो हमारा फार्मा का सेक्टर वो आगे बढ़ेगा। अब देखिए कितनी जल्दी हमें कोरोना की वैक्सीन भी निकाली, और वो कितने अच्छे से काम भी कर रही है। ठीक है। तो ये चीजें हैं कि हम फार्मा सेक्टर को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दें। और जैसे कि एक छोटा सा मैंने आप लोग के लिए बारग्राफ यहाँ पर लगाया, आप उसे भी देख पा रहे हैं। वैसे मैंने हेल्थ और एजुकेशन दोनों का यहाँ पे साथ में दे दिया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 1.4 पहले था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19, और वहीं पे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर बात करूं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों क्या, 2.8%। तो काफी अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिलता है हेल्थ में। वही एडुकेशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं 2.1 से 2.9 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। एडुकेशन के लिए भी बहुत कुछ इस बजट में बोला गया है दोस्तों, उसकी भी बात हम करते हैं आगे। बेसिकली एडुकेशन में ये बोला गया है कि 2020 में कोरोना के बाद से हमारे जो बच्चों की पढ़ाई है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई में काफी डिप्रेशन देखने को मिला है। बच्चों की पढ़ाई स्किल्स से किसी भी तरह का कोई समझौता यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यही एम है किसका, आपके निर्मला सीतारमण जी का, जिसके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की, जिसमें जो मतलब बेसिकली जो हैबिट ऑफ रीडिंग है उसे डेवलप किया जाएगा, और डिजिटली इस प्लेटफॉर्म को उतारा जाएगा। ठीक है। ताकि चिल्ड्रन का जो स्किल्स और डेवलपमेंट छूट गया है वो कोरोना की वजह से, उसे कहीं ना कहीं इंप्रूव हम कर सके। ठीक है। उसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग दी जाएगी, और टीचर्स का रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर बोला गया है कि होगा करीबन करीबन दोस्तों नहीं करते भी 50 से 60,000 टीचर रिक्रूट होंगे यहाँ पर। और बहुत अच्छी यहाँ पर खबर है ये भी। स्टेट्स विल बी एनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज एज पंचायत एंड वार्ड लेवल्स, राइट। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर लेकर लिया है निर्मला सीतारमण जी ने बेसिकली इस बजट में। आगे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो आपका प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, मतलब जो आप लोगों का जो ट्राइबल ग्रुप्स होता है, ठीक है, इस पीवीटीजी इसका फुल फॉर्म मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, तो ये होता है प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है।
तो इनकी पढ़ाई के लिए भी यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, मिशन लॉन्च किया गया है और उन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा माइक्रो इरिगेशन में थ्रू प्रोन रीजन्स इन कर्नाटका। वो बेसिकली यहाँ पर वाटर इरिगेशन की बात की गई है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स भी यहाँ पर रिक्रूट करेगा 740 टीचर्स को। तो टीचर्स के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर है डेफिनेटली। और दोस्तों यहाँ पर कम से कम 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स इन द पीवीटीजी इसमें, ठीक है। मतलब 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट की जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, ये बजट में इसका कहना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। एकलव्य मॉडल स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो कम से कम नहीं तो 40,000 अप्रोक्सीमेटली टीचर्स यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे, ठीक है। और 740 सपोर्टिंग स्टाफ रहेगा, ठीक है। जो 740 है वो सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पर रहेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन टीचर्स तो करीबन 40,000 यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं, वो भी नेक्स्ट 3 इयर्स की यहाँ पर दोस्तों विजन को लेकर निर्मला सीतारमन जी ने बात की है, ठीक है। तो एकलव्य मॉडल हो गया आपका। उसी के साथ साथ एक बड़ी बात है जो यहाँ पर डेफिनेटली होनी चाहिए, रेलवे के। वैसे तो रेलवे का बजट है ना अलग से निकलता था, लेकिन अगर मैं सही हूं तो 2019-20 से साथ में हो गया, मर्ज हो गया इसी बजट के साथ, यूनियन बजट के साथ। तो रेलवे में यहाँ पर 2.40 लाख करोड़ रुपए देने की बात की गई है। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर बस एक दो चीजें यहाँ पर छोड़ दी है लिख के, ठीक है। और मैं आपको बताऊं 2013 में जो ये बजट एलोकेशन हुआ था रेलवे में, उससे 2023 में कम से कम कितना गुना है, आप ये मान लो 9x गुना बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया है किसमें, रेलवे सेक्टर में। तो ये एक अच्छी बात है। 2.40 लाख रुपीस आप इसे क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी एक बड़ा चमकदार टॉपिक है ये बजट का। क्या है इसमें, तो बिजनेस किस तरीके से इजी किया जाए। बिजनेस करना इंडिया में इतना इजी नहीं है, आपको सच बताऊं मैं, आपको बिजनेस करना इज नॉट इजी, क्योंकि बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको आपको फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने ये चीज समझी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यहाँ पर बात करी। क्या की, प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट ऑन बिजनेस डे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी अनाउंस्ड अ स्लैम of measures to enhance the ease of doing business. More than 39,000 compliances have been reduced to over 3,400 legal provisions decriminalized, right। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ऐसे 3400 लीगल प्रोविजंस थे जिसकी वजह से आप जेल जा सकते थे अगर आपने वो घटित किए होते, तो उन्हें यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब जो रूल्स हैं उसे थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, अगर मैं बोलूँ तो लीलियंट किया गया है, आप आराम से बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं। 3,400 ऐसे रूल्स को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैन होगा, आपका जो पैन नंबर होगा ना, पैन नंबर, उससे आपकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी आपकी बिजनेस से। तो ये एक इजी सा चीज यहाँ पर बनाई गई है कि 3400 लीगल प्रोविजंस को यहाँ पर रद्द किया गया है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लैब ग्रोन डायमंड्स। लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली डायमंड्स क्या होते हैं, लैब में भी ग्रो होते हैं, उनमें वही प्योरिटीज डाली जाती है जो एक डायमंड में होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली इस लैब ग्रोन डायमंड्स की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी कम होती है, बस इतनी बात है, ठीक है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स इज अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन इमर्जिंग सेक्टर विद हाई employment potential, and these environment friendly diamonds which have optically and chemically the same properties as natural diamonds, right। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर होते हैं नेचुरल डायमंड्स के, ठीक है। ये क्योंकि उनमें उसकी उसी तरह नेचुरल डायमंड्स की तरह ही क्या डाली जाती है दोस्तों, प्रॉपर्टीज डाली जाती है। थोड़ा बुलेट पॉइंट्स है, दो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है जो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। टू एनकरेज द इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ एलजीडी सीड्स एंड मशीन्स टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड टू IITs for 5 years, and to reduce the cost of production, proposal to review the custom duty rate of LGD seeds be indicated from part B of the speech, right। तो it's very important कि ये आप समझें कि ऑलरेडी जो डायमंड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा हमें पैसा लगता है, जिसकी वजह से अब हम अपने खुद के लैब ग्रोन डायमंड्स को यहाँ पर क्या करने की बात कर रहे हैं दोस्तों, डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिखाई गई है दोस्तों, किसमें, बजट में, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ आप लोगों के साथ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की बात मुझे, इन्वेस्टमेंट की बात मुझे आपसे यहाँ पर करनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट
देखने को मिलेगा। इंसेंटिव्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, राइज इन द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो क्या होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों, बूम होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वैकेंसी भी प्रोवाइड कराता है और वो आपकी कंट्री के लिए अच्छा भी है, क्योंकि वो आपकी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि असेट्स, जो हमारी गवर्नमेंट है वो असेट्स क्रिएट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, तो उसमें कम से कम दोस्तों 33.4% टू 10 लाख करोड़ का यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, इंक्रीज। तो बजट में ये चीज तो बड़ी अच्छी की गई है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, ठीक है, कंट्री के लिए। कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंसेंटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स यहाँ पर दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को। और यहाँ पर जैसे कि रेलवे के मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया, इसमें यहाँ पर भी लिख दिया है मैंने, ताकि आप लोग इस पर भी एक पॉइंट ले लें कि हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले इज 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज, राइट। अच्छा, तो ये बात भी हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि यहाँ पर 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए फॉर द पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 100 इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चालू किए जाएंगे। कौन कौन से सेक्टर में, पोर्ट्स के सेक्टर में, कोल के सेक्टर में, स्टील और फर्टिलाइजर के सेक्टर में। तो उससे भी हमारा जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के इस सेगमेंट के लिए रेस किया जाएगा वो 75,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए जो है प्राइवेट सोर्सेज से दोस्तों गवर्नमेंट लेगी, और बाकी के बचे हुए 60,000 करोड़ रुपए वो अपने बजट से एलोकेट यहाँ पर करने वाली है, ठीक है। तो रिवाइटलाइज्ड पूरा यहाँ पर ये जोन रहेगा, जिसमें 50 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स और वाटर एयरड्रम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर मैं आगे दोस्तों आप लोगों से बात करूं, तो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए यहाँ पर किसके बारे में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का .4 यहाँ पर आया है, ठीक है। एक बार मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 यहाँ पर आया है, जिसमें बात की गई है कि जो भी बच्चा इंटरनेशनल जाकर पढ़ना चाहता है, ठीक है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को लेना चाहता है, उसके लिए क्या किया जाएगा, ये 30 स्किल्स सेंटर यहाँ पर बनाए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, जहां पर वो क्या कर सकता है, इंटरनेशनल स्किल सीख सकता है, और वहां पर उसे जॉब भी मिलेगा कि वो इंडिया के बाहर जाकर क्या कर सकता है, काम कर सकता है, सेटल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 है, जो निर्मला सीतारमन जी ने हमारे बजट में आज बताया कि जो स्किल है यूथ का, उसको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज अगर चाहिए तो इंटरनेशनल सेंटर्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे 30 ऑल ओवर इंडिया, जहां पर वो जाकर इंटरनेशनल स्किल्स को ग्रैब कर सकता है, और डिफरेंट सिटीज में होगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में 30 खुलेंगे और 30 ही दूसरे दूसरे स्टेट्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद टूरिज्म को यहाँ पर बड़ा महत्व दिया गया है। टूरिज्म से आपको पता है कि बहुत पैसा आता है, रेवेन्यू काफी अच्छा होता है टूरिज्म से गवर्नमेंट का। तो 50 नए टूरिज्म डेस्टिनेशन यहाँ पर डेवलप किए जाए, ऐसा कहना है बजट में। और इसके लिए बहुत सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, जिनके लिए अवार्ड्स यहाँ पर रखे जाएंगे। तो 50 नए टूरिज्म स्पोर्ट जो डेस्टिनेशन है उनको यहाँ पर क्या किया जाए, सेलेक्ट किया जाए, निकाला जाए, कुछ नए यहाँ पर डेवलप किए जाए, ताकि टूरिज्म को बूस्ट मिल सके, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म दोनों के पैकेजेस में यहाँ पर बूस्ट आ सके, ठीक है। क्योंकि टूरिज्म से बहुत पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट को फायदा होता है, रेवेन्यू अर्न होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आगे अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सेक्टर में तो डेफिनेटली बात करनी चाहिए। तो सेटिंग ऑफ ए नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो ये आता है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम दी जा रही है एमएसएमईज को। आपको पता है एमएसएमईज की हालत बड़ी खराब थी कोरोना के टाइम पे, जो लोन उन्होंने लिए थे वो वापस वो दे ही नहीं पाए, क्योंकि बंद हो चुका था पूरा, लॉकडाउन से उनके सामान ही नहीं बिक रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉर्पस फंड है उसे क्या किया गया, रिवैम्प किया गया। जो एमएसएमई दब गई है कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यहाँ पर कोलेट्रल फ्री, ठीक है, कोलेट्रल फ्री यहाँ पर बांटा जाएगा। और
उसके बाद अगर कोई उससे ज़्यादा लोन लेना चाहता है तो उसे 1% का यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, 1% का, ठीक है। उसी के साथ साथ महिला सम्मान बचत पात्र भी यहाँ पर आया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि जो महिलाएं जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर में क्या होता है, महिलाओं की आदत होती है कि वो पैसे बचाते हैं, ठीक है। तो जो पैसे उनकी बचत है, जो पैसे वो घर में अपने बचाती हैं, तो उस पर क्या होगा कि डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो अप टू 2 लाख यहाँ पर कर दी गई है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। वन टाइम न्यू स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर 2 year पीरियड विद अ डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ 2 लाख फॉर विमेन, राइट। उसी के साथ साथ यहाँ पर सीनियर सिटीजन की भी लिमिट को बढ़ाया गया है, 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और करीब करीब अगर मैं बात करूँ एमएसएमई की, मैंने आपको बात करी थी कि एमएसएमई यहाँ पर 2 लाख कोलेटरल फी, इसमें 9,000 करोड़ रुपए एलोकेट करने की बात है, ठीक है। 9,000 करोड़ रुपए एलोकेट करने की बात है और 1 अप्रैल 2023 से ये इन्फ्यूजन दोस्तों स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ये कहा था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने आज के बजट में, राइट। उसी के साथ साथ जो डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है जिसमें 5G वगैरह टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी, क्योंकि इस पर भी फंड आउटले या फिर फंड एलोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते और क्या बजट में बात हुई तो दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट अब अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो आपको पता है वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात की गई है यहाँ पर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा था, मेरे को एक बार आपसे बात करनी चाहिए उसके बारे में। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसको क्या होता है बेसिकली, ये जो इनिशिएटिव है वो लिया इसलिए गया था ताकि हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक जीआई टैग वाला प्रोडक्ट निकालता है, ठीक है, जैसे रसगुल्ला की अगर मैं बात करूं तो रसगुल्ला का जीआई टैग आपको पता है वेस्ट बंगाल हो जाता है, ये ऐसे कर कर, या मैं नागा झोलकिया की जो भूत झोलकिया मिर्ची है उसकी अगर मैं बात करूं तो नागालैंड की हो जाती है। तो उस तरीके से जीआई टैग अगर हम ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट से क्या होगा, फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारी इंडिया में आएगा, और फॉरेन रिजर्व अगर हमारी इंडिया में आएगा तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि उससे फॉरेन रिजर्व जो हमारी करेंसी बास्केट में उसको एक उछाल देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं या फिर जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको भी एनकरेज किया गया है और उसके लिए एक यूनिटी मॉल का सेटअप किया जाएगा। देखो समझना मेरी बात को, यूनिटी मॉल वो टाइप का मॉल होगा जहां पर आप पूरे कंट्री की जितनी भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट है उसके जीआई टैग के प्रोडक्ट्स यहाँ पर लाकर बेच सकते हो। यूनिटी मॉल का सेटअप यहाँ पर होगा, ये बात कही गई है किसमें, आपके आज के बजट में, जहां पर प्रमोशन और सेल दोनों इस यूनिटी मॉल से ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ 100 लैब्स भी यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे 5G एप्स के लिए, ठीक है, ताकि जो स्मार्ट क्लासेस वाली बात है या फिर एम्प्लॉयमेंट है या फिर ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट मोड है उनको एक बूस्ट यहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो मुझे लगती है, मुझे डेफिनेटली आपको यहाँ पर बतानी चाहिए, और ये मेरी फेवरेट चीज़ है आज की बजट की, कि कितना मिनिस्ट्रीज को कितने रुपए यहाँ पर एलोकेट किए गए। देखिए सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को किए गए 5.94 लाख करोड़। उसके बाद जो हमारे ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री है उसको 2.70 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट की गई। उसके बाद मिनिस्ट्री की अगर रेलवेज की बात करूँ तो 2.40, यहाँ पर कुछ 2.41 ऐसा एलोकेशन यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की बात करूँ, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2.06 यहाँ पर देखने को मिला है। होम अफेयर्स में 1.96 बजट एलोकेट हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर में 1.78 यहाँ पर देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1.60 यहाँ देखने को मिला है हमें। एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पर एलोकेट किया गया है इस बजट में, और सबसे कम यहाँ पर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 1.23 लाख करोड़ रुपीज, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों समझना, और आपको ये एकदम याद कर लेना चाहिए कि कौन से मिनिस्ट्री को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों फंड आउटले क्या किया गया है, एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो सेंटर है, मतलब जो हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने कम से कम नहीं तो यहाँ पर दोस्तों जो बजट एस्टिमेट किया है ना, वो 2000 जो 23-24 का बजट यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत अच्छा बजट यहाँ पर, पॉजिटिव रिव्यूज यहाँ पर मिल रहे हैं अभी तक तो। और फिजिकल डेफिसिट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उसमें करीबन 5.9% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2023-24 के लिए, ठीक है, ऐसा कहना है हमारी
फाइनेंस मिनिस्टर का। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों के साथ आगे के इनकम टैक्स स्लैब क्या है, ये सब लोग जानने के लिए बड़े उत्सुक होंगे इस वीडियो में। और बहुत लोगों का मन में ये था कि भाई क्या अब टैक्स स्लैब रहेगा। तो डेफिनेटली चेंजेस हुआ है, पिछले 2 साल बाद चेंजेस हुआ है। अब देख लीजिए भाई आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं, जिसकी पर्सनल इनकम टैक्स क्या है क्या नहीं, उस हिसाब से ये आप लोग को रहेगा। तो 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। इस लिमिट को यहाँ पर चेंज किया गया है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर 3 से 5 लाख रुपए तक के टैक्स जो पर्सनल इनकम टैक्स भर रहे हैं उनको 5% देना पड़ेगा। 5 से 9 लाख को यहाँ पर 10%, 12 से 15 लाख यहाँ पर हो जाएगा 20%, और 15 लाख के ऊपर आपको 30% का ब्रैकेट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो टैक्स रिबेट है, ठीक है, टैक्स रिबेट है वो यहाँ पर डेफिनेटली इंक्रीज कर दी गई दोस्तों। 5 लाख से कितनी कर दी गई है, 7 लाख। ये एक बहुत राहत की बात है। तो जो स्लैब है उसमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं। आप प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बात करूँ न्यू रिजीम के लिए है, तो ये भी प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, न्यू रिजीम के लिए यहाँ पर आया है, ठीक है। तो टैक्स रिबेट की यहाँ पर टैक्स लिमिट चेंज कर दी गई है। इसको देखकर ही आप अंडर न्यू रिजीम अपनी टैक्स को क्या करें, फाइल करें, रिटर्न फाइल करें। बेसिकली रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को आप शो कर रहे हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है कि आप इसे ध्यान रखें। उसी के साथ साथ जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट होते हैं ना, हाई नेटवर्थ क्लाइंट की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है। तो जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट होते हैं ना, बेसिकली दोस्तों उनका क्या है हिसाब में एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। तो पहले वो देते थे 37%, कितना देते थे 37%, उसको रिड्यूस कर कर अब कर दिया है 25%। कितना, 25%। तो उनके लिए एक राहत की बात है। और ये अंडर न्यू रिजीम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। अच्छा, 45% ऑफ द टैक्स रिटर्न्स ऑन टैक्स पेयर्स पोर्टल वर प्रोसेस्ड इन 24 आवर्स। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट है उसको फास्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो एवरेज प्रोसेसिंग डेज है उसको 93 डेज से 16 डेज यहाँ पर कर दिया गया, कम कर दिया गया। ये भी एक अच्छी बात है। और प्रोसेस्ड मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न्स दिस ईयर। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का मानना है, मिनिस्टर फाइनेंस का मानना है कि 6.5 लाख करोड़, सॉरी 6.5 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों रिटर्न्स देखने को मिलेंगे टैक्स के बेसिस पर, जो टैक्स देती है हम सिटीजन्स जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को उस पर। तो इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सोच रहे हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों मुझे डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक और चीज बतानी चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स पर क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हुए हैं टैक्स में, तो उसकी भी बात हम डेफिनेटली करते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कस्टम ड्यूटी में जो श्रिम्प फ्रीड होता है ना, जिस पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें जो कस्टम ड्यूटी है उसको घटा दिया है। तो ये एक अच्छी बात है। जो सिगरेट पर टैक्स लगेगा वो 16% से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो जो सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए एक बुरी बात है यहाँ पर कि आपको 16% हाई का भी यहाँ पर देखने को मिलेगी प्राइस में। और उसी के साथ साथ रबर जो यहाँ पर दोस्तों हम इम्पोर्ट कर रहे थे उसमें गिरावट देखने को मिली है। पहले हम उसमें कस्टम ड्यूटी 25% देते थे, उसको कम कर 10% यहाँ पर कर दिया गया है रबर की कंपाउंडेड में। गोल्ड बार्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और जो किचन इलेक्ट्रिक चिमनी है यहाँ पर उसको 15% से घटाकर 7.5% यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओपन सेल्स और टीवी पैनल्स को यहाँ पर कट ऑफ कर दिया है 2.5% से। और यहाँ पर जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी पर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो यहाँ पर मैंने आपको और कन्वे कर दी, राइट। अच्छा, अब बड़ी बात आती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ये बड़ा क्वेश्चन है, बच्चों ने पूछा भी मुझसे बहुत, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे आज। तो जो गवर्नमेंट का पैसा आता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा आता कहाँ से, मतलब जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को, सरकार को, वो रेवेन्यू आता कहाँ से। तो देखो सिंपल बात है, सबसे ज्यादा आता है किससे, बोरोइंग से, लाइबिलिटीज से, ठीक है। और इनकम टैक्स से 15% आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, कॉर्पोरेट टैक्स से आपका 15% आ जाता है, जीएसटी से यहाँ पर आपको देखोगे तो 17% आ जाता है, नॉन टैक्स रिसीव 6%, डेट से 2% और कस्टम से 4%। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कहीं से रेवेन्यू उठ रहा है तो बोरोइंग से, मतलब आप लोग का लोन से यहाँ पर देखने को मिला। तो लोन मतलब क्या हो जाता है, जैसे आपको पता है कि कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, स्टैम्प वो इश्यू करती है, बॉन्ड्स इश्यू करती है, ठीक है। तो वो उन सब चीजों से ज्यादा फंड रेज होने की बात होती है। लेकिन सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा जाता कहाँ है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं
तो आप लोगों का जाता है कहाँ पर, इंटरेस्ट देने में, ठीक है। इंटरेस्ट जो पेमेंट करता है गवर्नमेंट, उसमें सबसे ज्यादा पैसा जाता है। फिर सब्सिडीज हो गया, डिफेंस में हो गया, ठीक है, कोई सेंट्रल स्कीम चला ली उसमें हो गया, पेंशन में देता है 4% तक। उसके बाद आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती है उसमें 9% को देखने को आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनेंस और कमीशन हो गए, अदर टैक्सेस ट्रांसफर्स हो गए, उसमें आपको देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स पर, राइट। अच्छा, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट की बात करूं मैं, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बजट एनालिसिस के हिसाब से सबसे ज्यादा यहाँ पर रहेगा कंपेयर टू अदर ईयर्स। और यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि क्या चीजें एलोकेशन की गई है मेजर स्कीम्स में गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। देखो, एकलव्य मॉडल सॉरी आपका डेवलपमेंट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री में पहले 2022-23 में 100 करोड़ रुपए यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन अब 1250 से यहाँ पर ग्रोथ मिली है। जल जीवन मिशन में पहले 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन इस बजट में आपको 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले 48,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया गया था, लेकिन इस साल आपका 79, आप मान के चलो 80 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्या किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात करूं, पिछले साल 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया और इस साल करीबन करीबन 6,000 करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ ईवी मैन्युफैक्चरिंग फास्टर अडॉप्शन के लिए पिछले साल 3,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली देखने को मिला और इस साल 5,000 प्लस करोड़ रुपीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ईवी सेक्टर के लिए। और नॉर्थ ईस्ट के जो स्पेशल एरियाज उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर पहले 1,500 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर देखना, 1,400 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपको देखने को मिला और इस साल 2,400 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ का डायरेक्ट यहाँ पर 1,000 करोड़ का डायरेक्ट यहाँ पर आपको उछाल देखने को मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ मेजर स्कीम्स है जहां पर एलोकेट किया है किसने, आपकी गवर्नमेंट ने। तो ये बजट में यहाँ पर इसे भी डिस्कस किया गया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और आ जाती है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है। बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ऐसा कुछ भी निर्मला सीतारमण जी ने बोला नहीं है। पहले बात थी कि 2 बड़ी बैंकों को प्राइवेटाइज कर देंगे, लेकिन 2 बड़ी पब्लिक बैंक को प्राइवेटाइज करने की बात थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शन है, तो अभी ऐसी कोई भी बात निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नहीं की गई बजट में कि बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर बोला गया। जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको पता है, बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है ये, तो इसके ऊपर कोई भी बात यहाँ पर नहीं की गई है, कोई भी मूव यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, ठीक है। पहले जरूर निर्मला सीतारमण जी ने बात करी थी कि वो 2 बड़ी गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेटाइज कर देगी, बट एज ऑफ मुझे ये लगता है कि बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर ऐसी कोई भी पॉलिटिकली सेंसिटिव बात कुछ हुआ भी नहीं है जिससे गलत इम्पैक्ट पड़े, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर निकल कर आती है बात। तो प्राइवेटाइज तो नहीं हो रहे बैंक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तुम लोग एग्जाम्स दो, प्रिपरेशंस करो। और दोस्तों आशा करते हैं कि जो वीडियो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, बजट के ऊपर आपको एक क्लियरेंस मिला होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है aviation.co.in, जहां पर आपको WBCS बैंक, SSC रेलवे सभी के कोर्सेज की सारी जानकारी मिलेगी, जो चल रहे हैं वो कोर्सेज की भी और जो आने वाले हैं वो कोर्सेज की भी, ठीक है। सबको आप बहुत ही मिनिमल प्राइजेस के ऊपर अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। और वहां पर आप जाकर फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन, 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें अंडर दी वन रूफ आप अवेल कर सकते हैं। जो वीडियोस यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पर जाकर बहुत इजीली आपको वहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली, कर ली। सबके PDF वगैरह लिंक के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को दोस्तों फॉलो करना मत भूलिएगा, ग्रुप को, ठीक है। उस पर सभी वीडियोस की लिंक PDF मिल जाती है। अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज लाइक जरूर करें। चैनल को जो नया जुड़ा है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस की लिंक PDF तुम्हारे फोन स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप टेलीग्राम में कुछ MCQs मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं, उनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। और अविशन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा until and unless you achieve your dream, achieve your aim, राइट। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।